साथियों, आज मैं बड़ी ब्राह्मणा दुलिया गांव से निकलता हुआ जा रहा था, जहां से मेरी नज़र एक स्कूल पर पड़ी। स्कूल के बाहर एक नाम लिखा हुआ था, जिसे देखने के बाद मुझे लगा कि इस स्कूल के अंदर ऐसी खासियत क्या, और ये नाम मैंने पहली बार पढ़ा है। स्कूल का नाम था सावित्रीबाई फूले मॉडर्न स्कूल। ये प्राइमरी स्कूल है। जब मैं यहाँ से निकलता हो गया तो मुझे ये लगा कि सावित्रीबाई फूले किताबों में पढ़ा है और जम्मू के लोग खास करके कम जानते होंगे। अगर आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फूले कौन थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम चर्चा करना चाहेंगे। स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता बंगोत्रा हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर इस स्कूल का नाम, मैंने काफ़ी सारे स्कूलों का नाम सुना, सरस्वती के नाम से होता है, लेकिन सावित्रीबाई फूले के नाम से कोई स्कूल जम्मू में है, वो क्यों है? बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने स्कूल में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि माता सावित्रीबाई फूले का जिक्र किताबों में पढ़ा है। एक स्कूल का नाम हमने सुना था कि जो उन्होंने शुरुआती दौर में शुरू किया था पुणे में, वो स्कूल था। आज हालांकि उसकी हालत जर्जर है। जम्मू में पहली बार मैंने देखा कि माता सावित्रीबाई फूले के नाम से कोई स्कूल है, उसे आप रन कर रही हैं और भारत की पहली शिक्षिका उन्हें माना गया है। मैं सुनीता बंगोत्रा हूँ और मैं 2016 से ये स्कूल चला रही हूँ और ये प्राइमरी स्कूल है, दोलियाँ बड़ी ब्राह्मणा जम्मू में है। तो आपने सही कहा संसार जी, ये जम्मू में इस नाम से पहला स्कूल है जो सावित्रीबाई फूले के नाम से है और वो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। सोशल मीडिया के थ्रू आम जनता जो है उनके बारे में अब जान चुकी है और ये बड़े गर्व की बात है कि मैं इस नाम से ये स्कूल चलाती हूँ। और उनका जो कड़ा जो संघर्ष जो उनका था, जब बचपन में बाल विवाह उनका हुआ था ज्योतिराव फुले के साथ, तो वो सिर्फ 7 साल की थी और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी टोटली। तो किस प्रकार से उनके हस्बैंड ज्योतिराव फुले जो हैं उन्होंने उसको शिक्षित किया और उसके बाद उनके मन में जो ज्योतिराव फुले जो उनके पति थे वो क्रांतिकारी थे, तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि लड़के तो पढ़ते हैं स्कूलों में, क्योंकि अंग्रेज़ों का दौर था, लड़के तो पढ़ते हैं स्कूलों में जाते हैं, लड़कियां क्यों नहीं जाती। तो उनके मन में ये जो जिज्ञासा जानने की उत्पन्न हुई और इसी से उन्होंने विचार विमर्श किया और स्कूल जो था विंडेवाड़ा में 1 जनवरी 1848 में पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला और उसमें सावित्रीबाई फुले जो थी वो पहली महिला शिक्षिका उस स्कूल में थी। तो कड़े संघर्ष जो उनके जब मैंने पढ़े, बुक्स में पढ़े, तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुई। और क्योंकि मेरा जो अपना जो एजुकेशन में एक्सपीरियंस है, मैं प्राइवेट स्कूल में ही 2 स्कूलों में काम कर चुकी हूँ, तो मेरे अंदर भी एक लोगों का, उन लोगों की मदद करना कि जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, उन लोगों के घरों में अलग जगाना, उन लोगों को बताना कि एजुकेशन के मायने क्या है, एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है एक इंसान के लिए। तो मेरे अंदर ये बड़े बचपन से चलता था कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी मैं टीचर बनूंगी और उसके बाद मेरा अपना स्कूल होगा। तो ये फिर मैंने स्कूल ओपन किया और इसका नाम सावित्रीबाई फुले के नाम से मैं चला। देखिए, सवाल मेरा ये है कि जब हम, पहले मैं आपको साथियों ये बताना चाहूँगा, जब स्कूल के अंदर इंटर हुए हम, बाहर से माता सावित्रीबाई फूले का नाम हमने पढ़ा, हमें स्कूल के अंदर आकर के ये देखने की कोशिश की कि स्कूल के अंदर क्या है। अंदर आते ही आप अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जगह जगह अंबेडकर साहब के फ़ोटो हैं और यहाँ पर वो बहुजन सभी महापुरुषों के फ़ोटो देखने को मिल रहे हैं। माता सावित्रीबाई फूले है, माता रमाबाई है, अंबेडकर साहब हैं, ज्योतिराव फूले हैं, उन सब की तस्वीरें अंदर दिख रही हैं। उन तस्वीरों को देखने के बाद ये एहसास हुआ कि कोई ऐसा स्कूल है जिसमें अभी भी बहुजनों के प्रति, उन गरीब लोगों के प्रति कोई सोच है जो उन तक शिक्षा पहुंचाना चाहता है। आप जानते हैं कि इस वक्त शिक्षा एक बिजनेस बन चुकी है, लोगों को लूटा जा रहा है, महंगे भाव पर शिक्षा बेची जा रही है। उस दौर में सस्ते दाम पर शिक्षा, ये सवाल था कि आप बड़े कम दाम पर उन लोगों तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो पैसे आप ले रहे हैं मुझे लगता नहीं इससे कुछ सैलरी भी निकल पाती। हाँ, मुश्किल है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम स्कूल चलाते हैं और नॉमिनल फ़ी है हमारी 500 से हमारी फ़ी
स्टार्ट होती है नर्सरी में, और ऊपर सिर्फ 10 रुपीज़ हमने बढ़ाए हुए हैं। क्योंकि जिस इलाके में मैं ये स्कूल चला रही हूँ, मैं भलीभांति जानती हूँ कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस उन लोगों का क्या है। तो ये तो मेरे जहन में पहले से ही था, क्योंकि मैं खुद एक क्रांतिकारी महिला हूँ। तो जैसे मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, उनके संघर्ष को पढ़ा, ज्योतिराव फूले जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु थे, उनके बारे में पढ़ा, और सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ा, तो मेरे अंदर भी एक हलचल पैदा हुई कि क्यों ना शिक्षा के उस पे काम किया जाए कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, कि जहाँ जहाँ शिक्षा होगी वहाँ वहाँ गरीबी हटेगी। तो गरीबी हटाने से, बोलने से या कुछ राशन बांटने से तो गरीबी का हल नहीं निकलेगा। तो अगर हम छोटा छोटा प्रयास करते रहेंगे उन लोगों तक जिनको शिक्षा, जिनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये इस इलाके को मैंने इसलिए चुना कि यहाँ अभी लिटरेसी रेट जो है इस बेल्ट का बहुत कम है, और यहाँ माइग्रेशन है, गांव के यहाँ लोग आते हैं, और ये इंडस्ट्रियल एरिया है बड़ी ब्राह्मणा, तो यहाँ पे लोग आके काम करते हैं और इतना ही वो कमाते हैं कि इतनी ही फ़ी वो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा का दायरा, इसी दायरे में आना आपने बेटर क्यों समझा, क्यों लगा कि आपको इस दायरे में ही आना चाहिए? काफ़ी सारे दायरे हैं, महिलाएं चाहती हैं कि कोई बैंकिंग सेक्टर में जाएं, आराम की जॉब करें, बच्चों के साथ कितनी मेहनत होती है, बच्चे स्कूल में आ जाते हैं, उसके बाद उन्हें संभालना, उन्हें शिक्षा प्राप्त करवानी, बढ़िया तरीके से पढ़ाना, और उस समाज के बच्चों को जो समाज शिक्षा की ओर नहीं आना चाहता। हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। तो बहुत और हलचल मेरे अंदर मच गई कि मैंने ऐसा क्यों चुना। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मैं बीए पार्ट 1 में पढ़ती थी, और मेरे 2 सब्जेक्ट भी फेल हो गए थे, क्योंकि उस टाइम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, हमें भी पता नहीं था पढ़ना कैसा है, ना हमारी कोई बेसिक एजुकेशन अच्छी हुई थी। तो उसके बाद जब शादी हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं पहले दिन ही रो पड़ी इनके आगे कि मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पढ़ना है तो मैं आज तुम्हें ये प्रण देता हूँ कि मैं तुम्हें हायर एजुकेशन तक ले जाऊँगा, पढ़ना तुमने है। मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने बीएड किया, मैंने एमएड किया। उसके बाद मैं 1996 में डीबीएन दीवान बद्रीनाथ स्कूल, वहाँ मेरे बच्चे भी वहीं पे पढ़े हुए हैं, तो मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला। तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और इस तरीके से मैं बच्चों के साथ जुड़ती गई, और बच्चों के साथ मुझे आज भी बहुत लगाव है। मैं ज़्यादातर बच्चों के बीच में बहुत खुश रहती हूँ। तो मन में हर टाइम यही होता था कि ये लोग जो सड़कों पे बच्चे घूम रहे हैं, ये स्क्रैप चुन रहे हैं, ये बोरियों में कूड़ा चुन रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं पढ़ते। आज भी मैं अपनी गाड़ी रुकवा देती हूँ, हस्बैंड को बोल के रोको रोको, ये देखो ये बच्चे जा रहे हैं। बोला तुम्हें बच्चों के सिवा कोई चीज़ नहीं दिखती। मैं कहती हूँ ये लोग क्यों नहीं पढ़ते। तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो एजुकेशन वहाँ से मैंने 96 से लेके 2008 तक वहाँ काम किया। उसके बाद एक सरोर में एक स्कूल था, दाती टोडी मेमोरियल कॉन्वेंट, वो हाई स्कूल, अभी हाई स्कूल है। जब मैं वहाँ गई, हमारे अपने लोगों ने बोला कि सुनीता जी वहाँ ज़रूरत है, आप थोड़ा सा हट के काम करें, सिटी से हट के काम करें। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे अपने लोगों के बीच में उन बच्चों के पास जाना है। सिटी में तो बहुत सारे स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन उन लोगों के पास जाना जहाँ पे अभी एजुकेशन की कमी है, मुश्किलातें लोगों को आती हैं। तो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं वहाँ खुल के काम कर पाई। वहाँ 51 के करीब बच्चे थे हाई स्कूल में, उनका ग्राफ डाउन आ गया था, इसलिए उनको पता था कि मैं मेहनती हूँ, तो मुझे बुलाया गया वहाँ। तो वहाँ काम करते करते उसको हायर सेकेंडरी भी बनाया, बाकी साथियों की भी मदद से। और वहाँ पे नॉन मेडिकल जो था, वहाँ उस इलाके में पहली बार पढ़ाया गया, क्योंकि उस इलाके की जो बच्चियाँ थी, जहाँ लड़के थे, वो सिर्फ आर्ट्स पढ़ते थे। उनको ये पता था कि आर्ट्स होता है, उसके अलावा कोई स्ट्रीम नहीं होती। तो मुझे नहीं पता मैं वो कैसे कर पाई। हमारे लेक्चरार भी वहाँ जाते थे। तो ये सब चीज़ें मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें, आइडियाज़ जो हैं ये फ्लोट होते रहते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए काम करना है। जिन घरों में शिक्षा जाएगी, उन घरों में अंधविश्वास जो है वो भी छटता जाएगा, और इसके साथ उनकी इकोनॉमिक स्टेटस जो है लोगों का ठीक होगा।
और ऐसे करते करते मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, आज भी बच्चे उस स्कूल के मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि मैम हमें जॉब मिल गया। और उनका इकोनॉमिक स्टेटस मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, कच्चे मकान थे आज उनके पक्के मकान है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब किसी मुहिम को लेकर के आप चलते हैं, किसी सोच को लेकर के चलते हैं, माता सावित्रीबाई फूले ने जिन परेशानियों का, जिन कठिनाइयों का सामना किया था, उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था जब वो 2 साड़ी अपने साथ लेकर के चलती थी, जो हमने पढ़ा है कि लोग नहीं चाहते थे कि वुमेंस के अंदर शिक्षा जो है वो आए। आपको भी तो कठिनाइयाँ आई होंगी जब आपने ये शुरू किया, जब आप इस ओर उतरे, तो इसी समाज में कठिनाइयाँ किस तरीके की सामना कठिनाइयों का करना पड़ा? हाँ जी, मैंने जब ये स्कूल खोला, ये जो स्कूल बिल्डिंग आपने देखी है आज, ये रेंटेड बिल्डिंग है। मैं यहाँ काउंसलिंग के लिए आई थी। यहाँ हमारे कुछ अम्बेडकरवादी हमारे साथी हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था कि मैडम यहाँ दिक्कत आती है, यहाँ बच्चों को एडमिट नहीं करते गवर्नमेंट स्कूल में, तो कुछ परेशानियाँ हैं। तो आप रात के वक्त जो लेडीज़ हैं, जो बाहर के लोग हैं, मोस्टली वो स्लम्स एरिया में रहते हैं, वहाँ कुछ और भी बहुत सारी गलत आदतें जो हैं उन लेडीज़ में हैं। इवन वो शराब वगैरह भी पीती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और पढ़ाई का भी एक मुद्दा था, जो मुझे अगर कोई पढ़ाई की बात करता है तो मैं उठ के चल पड़ती हूँ। तो मैं यहाँ काउंसलिंग के लिए आई और उसके बाद यहाँ लोगों ने मुझे कहा कि मैडम आप स्कूल खोलिए। उसी दौरान मुझे ये था कि मुझे अपना स्कूल खोलना है और वो स्कूल मेरा अपना हो, जहाँ मैं इंडिपेंडेंट काम कर सकूँ, जहाँ मैं अपने तरीके से मैं काम कर सकूँ। तो यहाँ पे स्कूल खोला। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा अपना स्कूल होगा, लेकिन मेरी जो सोच थी, जो मैं उसको स्टेप जब मैंने उठा लिया। अब ये रेंटेड बिल्डिंग है, मुश्किलातें बहुत आती हैं, यहाँ पानी की दिक्कत रहती है, प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है, लोग एडमिशन के लिए आते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं बच्चों को कहाँ बिठाऊं। और अभी 5-6 साल हो गए हैं इस बिल्डिंग में भी हमें रहते हुए। तो अभी हमें अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप ये स्कूल खाली करिए। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास 91 के करीब बच्चे हैं ऑन रोल, और 100 के करीब हम लोग बनते हैं, स्टाफ मेंबर्स भी लगा के 110। तो मैं इतने लोगों को लेके कहाँ जाऊँ। तो आजकल मैं बहुत मुश्किल में हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसका कोई ना कोई हल जो है वो हम ढूंढ लेंगे। और कुछ जो मेरा आगे का जो प्लान है, इस स्कूल को सदा के लिए बनाना है और इसको हायर सेकेंडरी करना है। और मुझे पता है कि मैं सब लोगों के सहयोग से ये करके रहूँगी, ये मेरी एक ज़िद है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बातों से ये मुझे दिख रहा है कि आप संकल्प ले चुकी हैं कि आपने इस स्कूल को यहाँ पर होगा या कहीं और जहाँ पर भी होगा हाई सेकेंडरी बना करके छोड़ेंगी, क्योंकि आपकी ज़िद ने ये बता दिया कि शादी के पहले दिन आपने शिक्षा की ज़िद की और शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद अब आपकी ये ज़िद है कि स्लम्स एरिया में उन बच्चों को पढ़ाना है, उन बच्चों को शिक्षा के राह पर लेकर के जाना है जो शिक्षा के राह पर नहीं जाते। लेकिन परिवार की ओर से, अपना परिवार छोड़ के पूरा दिन आप स्कूल को देते हैं, उन बच्चों को देते हैं जिनकी वजह से समाज में तब्दीली आएगी। तो परिवार में कभी रहता है कि परिवार को भी समय दें, परिवार के साथ रहें, तो ये भी तो परेशानी रहती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो जो मेरी पोजीशन है वो ये है कि मेरे हस्बैंड अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो गए हैं। 17 में रिटायर्ड हुए थे और अगले दिन ही यहाँ पे उनको मैंने चेयर एक उनके लिए पहले ही रखी थी अपने साथ, और हम लोग दोनों काम करते हैं। वो एमडी हैं स्कूल के, मैं एज ए प्रिंसिपल काम करती हूँ। हम दोनों आते हैं और काम करके चले जाते हैं और हम इसको फुली इंजॉय करते हैं। हम लोग हर दिन प्लान करते हैं, जब हम सुबह चाय पीते हैं तो उस पर हमारी चर्चा बच्चों को लेके होती है। तो अगर चर्चा बच्चों को लेके हो, स्कूल को लेके हो, तो मेरे होठों पे जो मुस्कान है वो मेरे हस्बैंड को देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरा दिमाग सिर्फ स्कूल की तरफ जाता है, सिर्फ एजुकेशन के ऊपर जाता है। सिर्फ वो बच्चे मुझे रात को भी सपने में आते हैं जिन बच्चों को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ, जहाँ बहुत मुश्किल है बच्चों को। तो कभी मुझे हस्बैंड की तरफ से, मेरे अपने बच्चों की तरफ से कभी भी ऐसा विरोध मेरे घर से नहीं हुआ। यही एक कारण है कि मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, तो तभी मैं ये काम कर पाती हूँ। नहीं तो मैं थोड़ा सा
दिक्कत भी आ जाती है कई बार, नहीं तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाती अगर मुझे सपोर्ट नहीं होती। तो मुझे 100% सपोर्ट जो है अपने बच्चों से भी है, और बच्चे भी दिन प्रतिदिन मेरे से रिपोर्ट लेते रहते हैं कि मम्मा कितने बच्चे हुए। तो मैं वीडियोस जो है अपलोड करती रहती हूँ, और उनको पता है कि मम्मा जो है वो बच्चों के साथ खुश रहती है। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगी संसार जी कि मैंने अभी घर शिफ्ट किया है। मैं पहले यहाँ साइंस कॉलेज के पास रहती थी, तो अभी हम चले गए हैं भगवती नगर वाली साइड, रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स के पास। तो वहाँ पे काम जो जिस काम में मुझे करने में मज़ा आता है मैं वही काम करती हूँ। तो वहाँ जो बच्चे स्क्रैप चुनते हैं तो उनकी कभी क्लास लगा लेती हूँ, अपना गेट खोलती हूँ, ओपन एरिया है वहाँ, तो बुला लेती हूँ उनको। काफ़ी मैंने वीडियोस भी उस पर डाली थी कि वीडियो इसलिए नहीं डालती हूँ कि आप लोग मुझे लाइक करें या मेरे काम को, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम कोशिश करें ये बच्चे चेंज हो सकते हैं। और 1 महीने के अंदर मैंने उन बच्चों को चेंज कर दिया कि अपना गेट बंद रखा। उनके मन में एजुकेशन के प्रति लालसा जो थी, जिज्ञासा जो थी उत्पन्न की। फिर थोड़ा उनको इग्नोर किया ताकि वो और खींचे मेरी तरफ, कि मैं एक चुंबक बन गई कि टीचर जो है वो चुंबक है। तो मैं अपनी तरफ उनको खींचती गई। वो फिर गेट से आके आवाज़ें लगाते थे, मैडम हम आपको रोज़ ढूंढते हैं, आप बात नहीं करते हो हमारे साथ। तो चिल्ला चिल्ला के मैडम हमको पढ़ाई दो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मुझे लगता है मेरा ब्लड जो है वो डे बाय डे मेरी सेहत जो है वो ठीक हो रही है। जब वो ये कहते हैं कि मैडम हमको पढ़ाई दो, तो फिर मैंने गेट 2 दिन के बाद उनको ऐसे थोड़ा नखरा करके खोला कि इनके अंदर वो ज़ील पैदा करनी है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। फिर मैं पुरानी बुक्स जो हैं वो कलेक्ट करती हूँ। मैं सावित्रीबाई फुले महिला संगठन भी चलाती हूँ, तो उसके तहत ये स्कूल भी उसी के अंडर काम कर रहा है। अभी रजिस्ट्रेशन इसकी नहीं हुई, लेकिन उसी के अंडर ये स्कूल भी काम कर रहा है। तो मैं पुरानी बुक्स जो हैं वो कलेक्ट करती हूँ। कभी मेरा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें महिलाएं हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करती रहती हूँ, अपने समाज के लोगों को भी पुरानी बुक्स लेती हूँ, उन बच्चों को देती हूँ। पुरानी नोटबुक्स लेती हूँ जिसमें बच्चों ने पेंसिल के साथ लिखा होता है। और अमीर बच्चे जो हैं वो तो क्लासमेट की कॉपी पे लिखते हैं। तो क्लासमेट की कॉपी जो है, मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि उसको आप जितनी बार इरेज करोगे, आप उसको 2 बार कॉपी को यूज़ करो, 3 बार करो। तो अभी वो बच्चे जो हैं मेरे पास, शाम को मैं इवनिंग स्कूल लगाती हूँ अपने घर में ही, वो बच्चे मेरे पास आते हैं। तो कभी कभी मेरी सेहत भी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो इतने साफ़ सुथरे बच्चे नहीं होते, लेकिन मैं उनमें जब चेंज देख रही हूँ, वो बच्चों में जो वो मेरा वेट करते रहते हैं कि मेरी गाड़ी कब उस गली में लगेगी, और वो फिर दौड़ते हैं दोनों गलियों से, ऐसे दौड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाते हैं कि मैडम आ गई। तो मुझे अच्छा लगता है, लोगों में चेंज आनी चाहिए। उनकी जो माताएं हैं वो बहुत खुश हैं कि मैडम हमारे बच्चों को ज्ञान दे दो। वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, तो अच्छा लगता है। ये भाव मैंने देखा है कि बच्चे टीचर्स को देख के भाग जाते हैं। अमूमन ये रहता है कि टीचर आई और बच्चे भागते हैं कि नहीं, टीचर से नहीं मिलना है, टीचर से भागना है। तो ये तो मुझे आप उल्ट बता रही हैं कि बच्चे आपको देखकर भागते हैं कि टीचर आ गया, हमें पढ़ना है। तो ये बच्चों में जिज्ञासा जो पढ़ाई को लेकर के जागी है, कौन सा फार्मूला है पढ़ाने का, जिस फार्मूला से आप उन बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें ये लगता है कि नहीं हमें शिक्षा चाहिए? क्योंकि बच्चे शिक्षा से भागते हैं हमेशा, और वो शिक्षा की ओर खींचे चले आ रहे हैं, ये कारण बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मुझे खुद नहीं पता कि क्यों मैं चुंबक की तरह बन जाती हूँ। मुझे पता है कोई भी बच्चा, अभी भी यहाँ स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं, जब वो टीचर्स जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है मेरा, तो जब वो उस बच्चे पे अच्छा काम नहीं कर रहे होते हैं, और मैं खुद चेक करती रहती हूँ, या वो रीडिंग नहीं कर रहे, राइटिंग ठीक नहीं कर रहे, या मुझे कंप्लेन आ गई है पेरेंट्स की तरफ से, तो फिर मेरा काम रहता है कि मैं उस बच्चे को जिस तरीके से डॉक्टर जो है वो डायग्नोज़ करता है, तो मैं डायग्नोज़ कर लेती हूँ कि इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, पहले उसको देखती हूँ। तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाता कि इस बच्चे को प्यार चाहिए, इसको गुस्सा चाहिए, या इसको कुछ और बातों में उलझाना है जिसमें उसको इंटरेस्ट है। तो वो चीज़ें मैं उसकी बाहर निकाल लेती हूँ। जब मैं उसके इंटरेस्ट की बात करती हूँ तो अपने आप वो मेरे से अटैच हो जाता है कि मैडम को तो वो भी पता है जो मुझे पसंद है। तो फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, थोड़ा सा आप खुल के उनसे बात करो तो वो आपके साथ जुड़ते हैं। तो मेरे से अभी, मैं मारती भी बहुत ज़्यादा हूँ, स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा हूँ, थप्पड़ भी खाते हैं,
लेकिन फिर भी मैं पूछती हूँ, मैं आपको मारती हूँ, फिर भी मेरे पास आते हो, कहते नहीं मैम आपको नहीं छोड़ना। तो हम आपसे बहुत चीज़ें अच्छी सीखते हैं, तो ऐसे है बच्चे। मेरा आखिरी सवाल है, आप चाहती क्या हैं? आखिर में आखिरी सवाल है, क्या चाहती हैं, किस मुकाम तक इस शिक्षा के दायरे को लेकर जाना चाहती हैं? बच्चों से क्या उम्मीद करती हैं कि समाज में किस तरीके की क्रांति आए, और बच्चे जिस समाज में आप काम कर रही हैं, जिन लोगों में आप काम कर रही हैं, उन लोगों की ओर से रिस्पॉन्स कैसा है? मैं यही चाहती हूँ कि ये लोग जिनके ये बच्चे जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, मोस्टली कोई एम्प्लॉई का बच्चा मेरे पास नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई का बच्चा मेरे पास नहीं है। ये लेबर क्लास के बच्चे हैं, ये यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ काम करने वाले लोग हैं, जिनको 7-8 हज़ार रुपया मिलता है, और 10,000 मिलता है, 12,000 मिलता है, जिसमें उन्होंने खाना भी खाना है, जिसमें उन्होंने और भी लाइबिलिटीज़ देखनी है, अपने बूढ़े माँ बाप को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो मैं उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है लोगों का, वो जान जाती हूँ कि यहाँ क्या करना है मुझे। तो कई बार तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ लोग जो हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि ऐसे बच्चों को आपने कहीं ना कहीं आपने खड़े रहना मेरे साथ, इनको हेल्प करनी है, तो कहीं कहीं हम ऐसी हेल्प भी करते हैं। फिर मैं स्कूल की तरफ से अपनी कलम चलाती हूँ कि मुझे किस बच्चे के लिए क्या करना है, लेकिन उनके घर तक हम पहुँच जाते हैं कि उनका पूरा उनको खंगाल लेते हैं। लेकिन जिस समय वो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी उन घरों में अगर एजुकेशन ठीक तरीके से वो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, वो किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं। तो एक तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से डेवलप होंगे। मेरी आगे की सोच है कि इन लोगों को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते, ये किसी भी लाइन में जाते, किसी भी दायरे में काम करते हैं, तो पढ़ना लिखना तो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो लोग बाकी वाले तो फिर इनको इग्नोर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इनको इग्नोर, किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाए। बदला वो नहीं जिसको मौका नहीं मिला, जिसको मौका मिलेगा वो बदलेगा। और बदलाव जो है मैं चैलेंज करती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं मोस्टली ये बोलते हैं कि ये लोग हैं, ये SC हैं, ST हैं, OBC के बच्चे ये तो बेकार होते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, किसी भी लेवल के 10 बच्चे मुझे देख के देखिए आप, मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगी। और मैंने चेंज किए हैं। बच्चे पढ़ते हैं, हर कोई बच्चा पढ़ सकता। आप ये टैग नहीं लगा सकते किसी के माथे पे कि ये गरीब का बच्चा है, ये बहुत कंगाल बच्चा है, या ये इसके पेरेंट्स जो हैं ऐसे हैं। कुछ आप ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते। और मुझे बहुत दुख होता है, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो पता नहीं क्यों नहीं काम करते। इतने सुंदर, इतने अच्छे गांव के बच्चे हैं, वो शहरी जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा तंदुरुस्त बच्चे हैं। वहाँ तो आप उनको स्पोर्ट्स में ले जा सकते हो, आप उनको तैयार कर सकते हो। अपनी आर्मी जो है हमारी इंडियन आर्मी जो है उसमें जाने के लिए उन बच्चों को एनकरेज कर सकते हो। और यही काम मैंने वहाँ रतनाल में किया था। जबकि मैं स्पोर्ट्स टीचर नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे स्पोर्ट्स का टीचर जो था वो ला के खड़ा कर दिया। उन बच्चों को इतना ज़्यादा मैं टफ एक्सरसाइज उनसे करवाती थी कि वो बच्चे आर्मी में गए। तो हम बहुत सारे तरीक़ों से बच्चों को जो है मोटिवेट, आज देखिए आप ड्रग्स जो है बच्चे लेते हैं, बच्चे ख़राब हो रहे हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी ख़राब हो रही है। तो आप सही डायरेक्शन में अगर ये गवर्नमेंट स्कूल भी काम करें, ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, तो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। किसी को अच्छी लगती है लगे, ख़राब भी लगती है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आज जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे वही पिछड़ा वर्ग जो है उनके बच्चे हैं, लेकिन उनको ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा। पता नहीं क्यों उनके जहन में ये बात है कि अगर हम इनको पढ़ाएंगे ये रिजर्वेशन खा जाएंगे। लेकिन अगर वो सच्चे मन से टीचर हैं तो वो सही मायने में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं इंडिया के। कि उनके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स हमने डेवलप करने हैं, वो स्कूलों से ही होते हैं। तो आप देश के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे। हाँ, अभी मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि इस स्कूल को अभी मिडल करना है। मेरी फ़ाइल जो है डायरेक्टर ऑफिस में पड़ी हुई है। एक बार मेरी इंस्पेक्शन हो चुकी है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं रेंटेड बिल्डिंग ज़रूर चलाती हूँ, लेकिन यहाँ जितनी अकोमोडेशन चाहिए मेरे पास थी, लेकिन मेरी फ़ाइल को रिजेक्ट कर दिया गया।
शायद टीचर्स या फिर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने देखा नहीं था कि ये सावित्रीबाई फुले के नाम से स्कूल है। तो मैं कभी डायरेक्टर साहब से अगर मुझे मिलना हुआ तो मैं ज़रूर उनके आगे भी गुहार लगाऊंगी कि अभी तो हर स्टेट में उनके नाम से स्कूल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लड़कियों के लिए पहला शिक्षा का जो द्वार खोला था वो सावित्रीबाई फुले ने खोला था। तो इससे पहले तो लड़कियां पढ़ती नहीं थी। तो अगर उनकी कंट्रीब्यूशन देखी जाए तो उनको भारत रत्न जो अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है, उससे नवाजा जाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक बात करूँगी। तो मैं उनसे भी अपील करूँगी, गवर्नमेंट से भी अपील करूँगी कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ, मैंने पहले भी ये बात की है कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बंद हो रहे हैं। वहाँ पे आपके पास स्टूडेंट ही नहीं है, 40 स्टूडेंट और 40 टीचर हैं। तो अगर कोई ऐसा स्कूल है तो गवर्नमेंट, मुझे, मैं ये नहीं कहती कि आप मुफ्त मुझे दे दीजिए, मुझे कम रेट पे वो स्कूल दिला दीजिए। मैं ये गुहार लगाऊंगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उनको मान सम्मान देते हो और उनका बिल्कुल जो उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका संघर्ष क्या है, इस दंपति ने काम क्या किया, एजुकेशन क्षेत्र में इन्होंने इतना बड़ी क्रांति ला के रख दी। आज उसी का रिजल्ट है कि बड़े बड़े पदों के ऊपर हमारी महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं, कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ। तो इस स्कूल को मैं हायर सेकेंडरी बनाना चाहती हूँ। उसके बाद कहाँ जाएंगे वो बात की बात है। इसको हायर सेकेंडरी लेवल तक इस स्कूल को बनाया जाएगा, जिसमें हर वर्ग का, हर वो तबका जो गरीब बच्चे हैं, ये उनको मैं आमंत्रित करूँगी अपने स्कूल में। मैं अमीरों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती। मैं इसको अलग तरीके से देखती हूँ स्कूल को, कि वो लोग जो अभी जिनको दिक्कतें आती हैं तो वो इस स्कूल में आके एक क्वालिटी एजुकेशन जो हम देते हैं, अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं कि बच्चे ठीक से क्वालिटी एजुकेशन लें। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए सुंदरा जी। साथियों, सवाल ये है कि शिक्षा जो है वो किसी भी गुलामी को, किसी भी तरीके की बंदिशों को नहीं मानती। शिक्षा उन बंदिशों को तोड़ करके अपना रास्ता बनाना जानती है। सनीता बंगोत्रा ये चाहती हैं कि वो दबा कुचला समाज जो है, जिन बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर्स इस भावना से नहीं पढ़ाते कि कहीं ये लोग शिक्षक होकर हम पर रूल ना करने लगें, उन बच्चों तक ये शिक्षा पहुंचाना चाहती हैं कि वो बच्चे शिक्षा लेकर के अपनी उस ज़िंदगी को, उस गुर्बत को दूर करें जिस गुर्बत में उनकी कई पीढ़ियां उजड़ चुकी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले जो भारत की पहली महिला शिक्षक थी, जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लाई, जिन्होंने महिलाओं की जंग लड़ी, उनके नाम पर जम्मू में अगर कोई स्कूल है तो एजुकेशन विभाग को भी ये चाहिए कि उस स्कूल का वो समर्थन करें, सपोर्ट करें, ताकि उस सोच को, उस शख्सियत को जो वो चाहती थी वो रंग मिल सके, वो शिक्षा उन गरीबों तक पहुंच सके जहां वो पहुंचाना चाहती थी। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें वो सभी खबरें आप तक, जो खबरें आप तक नहीं पहुंचती। धन्यवाद।